फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और आप 9th क्लास की बायोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे होंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊंगी कि मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। MBBS अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर रही हूँ और मैंने भी यही बायोलॉजी की बुक पढ़ी और बायोलॉजी की बुक पढ़ने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मेरे 75 में से 74 मार्क्स थे। एक नंबर शायद MCQ कोई गलत हो गया था, उसकी वजह से कम था, वरना अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इतने 74 मार्क्स कैसे सिक्योर किए मैं आपको बताऊंगी। इसका एक ही राज है 75 में से 74 मार्क्स लेने का, कि मैंने वर्ड टू वर्ड बुक का पढ़ा था। वर्ड की बुक की एक एक लाइन, एक एक वर्ड आपने अच्छे से पढ़ना होता है, ठीक है, फिर ही आपके इतने मार्क्स आ पाते हैं। एक एक डायग्राम आपने अच्छे से देखनी होती है, साइड बॉक्स, इवन जो क्वेश्चन होते हैं आपने वो अच्छे से देखने होते हैं जो अंदर बुक में चैप्टर में दिए होते हैं। अच्छा, ये जो एग्जामिनर होता है ना, वो हर बोर्ड का जो पेपर होता है आप निकाल के देख लें, कोई MCQ आप निकाल के देख लें, वो सब कुछ बुक के अंदर से होता है। कोई एक MCQ आप मुझे दिखा दें या कोई एक ऐसा क्वेश्चन दिखा दें जो आउट ऑफ बुक हो, ऐसा मुमकिन ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। अगर ऐसा हो तो वो उस MCQ के या उस क्वेश्चन के एक्स्ट्रा मार्क्स, ग्रेस मार्क दे देते हैं, ठीक है। तो आपने इस बात को ज़रूर ध्यान रखना है कि आप बुक का एक एक वर्ड अच्छे से पढ़ें। अब मसला ये है कि इस स्टेज में आके आप अकेडमीज़ वगैरह में जाते हैं, अकेडमीज़ में जो टीचर्स होते हैं वो आपको बस लेक्चर्स दे देते हैं बोर्ड पे और आपको बुक से आके खुद पढ़ना पड़ता है। कुछ स्टूडेंट ना मैंने देखे हैं अपनी ज़िंदगी में, वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं इस बुक से रीड करने में, रीड आउट करने में। या तो वो उर्दू मीडियम से शिफ्ट हुए होते हैं या वो इंग्लिश मीडियम से अगर पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन उनकी इंग्लिश इतनी हाई नहीं होती कि वो ये सारी इंग्लिश समझ सकें। तो उन्हें ना फिर वो बहुत बेचारे स्ट्रगल करते हैं, उन्हें समझने में बहुत मुश्किल पेश आती है और वो इस तरह फिर लाइन्स को क्रैम करना शुरू कर देते हैं। और जाहिर सी बात है, क्रैम करना बहुत मुश्किल होता है। रट्टा मारना, रट्टा मार भी लो तो कितनी देर तक आप उसको याद कर पाओगे, पेपर वाले दिन आप उसको नहीं रिकॉल कर पाते। तो ये चीज़ें फिर अगर आप वर्ड टू वर्ड अगर आपने अच्छे से पढ़ा हो, जिस तरह कि मेरा चैनल बनाने का ये मकसद था कि मैं अपने स्टूडेंट्स को इस तरीके से पढ़ाऊँ, वर्ड टू वर्ड पढ़ाऊँ कि कोई भी बच्चा बायोलॉजी पढ़ने के बाद उसे बायोलॉजी में बिल्कुल मुश्किल पेश ना आए। उसे हर लाइन मैं अच्छे से समझा दूँ, बस वो एक बार वीडियो देखे और उसके बाद अपना याद करना शुरू कर दे। इतना जो टाइम वो स्ट्रगल करने में लगा रहा है, इतना टाइम उसका वेस्ट हो रहा है, कभी ये डिक्शनरी से उसका मीनिंग देख रहा है, ये इस मीनिंग लफ्ज़ का मतलब क्या है। तो इस तरीके से सारा जो ये वेस्टेज ऑफ टाइम ही है ना सब कुछ, तो इस चीज़ से वो बच जाए, ठीक है। इंशाल्लाह मैं आपको सारी बायोलॉजी मुकम्मल करवाऊंगी 9th क्लास की। एक एक वर्ड, एक एक लाइन, एक एक साइड बॉक्स, एक एक क्वेश्चन हम पढ़ेंगे और इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कौन से, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कौन से। और इंशाल्लाह आप मेरे साथ चलते जाएंगे तो आपकी इंशाल्लाह बायोलॉजी में मैं आपको इंशाल्लाह देती हूँ गारंटी। जिस तरह से मैं पढ़ा रही हूँ उस तरह से अगर आप पढ़ेंगे, एक एक वर्ड, एक एक लाइन पढ़ेंगे तो ज़रूर आपके इंशाल्लाह फुल मार्क्स ज़रूर बायोलॉजी में आएंगे, ठीक हो गया। और हम इसको इंशाल्लाह बायोलॉजी को बहुत खूबसूरत तरीके से पढ़ेंगे कि आपको बायोलॉजी पढ़ने में मज़ा भी आएगा कि वाकई अल्लाह ताला ने कैसे हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में जो काम चल रहा है कितना खूबसूरत तरीके से चल रहा है, अल्लाह ताला ने कितने खूबसूरत तरीके से सारी चीज़ों को डिज़ाइन किया हुआ है। तो इंशाल्लाह आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले साइंस की डेफिनेशन आ जाती है। साइंस की डेफिनेशन वो क्या कहते हैं? साइंस इज़ द स्टडी इन विच स्टूडेंट साइंस वो क्या कहते हैं? साइंस इज़ द स्टडी। साइंस की डेफिनेशन है पहले, ये स्टडी है। क्या स्टडी है? जिसमें कि हम क्या करते हैं? इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड। सबसे पहले आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। आपने चीज़ों को ऑब्जर्व कर लिया, उसके बाद आप एक्सपेरिमेंट करेंगे उन चीज़ों पर। पहले ऑब्जर्वेशंस आर मेड, ऑब्जर्वेशन की जाती हैं, फिर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। एक्सपेरिमेंट्स आर डन, एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं एंड, और फिर एक्सपेरिमेंट कर लिया आपने। एक्सपेरिमेंट करने के बाद जाहिर सी बात है उस चीज़ का कोई नतीजा निकालोगे ना आप, तो फिर आप कंक्लूजन ड्रा करोगे। और कंक्लूजन भी कैसा? लॉजिकल होना चाहिए, जिसकी कोई लॉजिक बनती हो, ठीक है। लॉजिकल कंक्लूजन्स आर ड्रान, ये लॉजिकल नतीजा आप निकालते हो इन ऑर्डर। मकसद क्या है साइंस को पढ़ने का? टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर, के कुदरत के जो असूल हैं आप उनको अच्छे तरीके से समझ सको, ठीक हो गया। ये आपने साइंस की अच्छी से डेफिनेशन कर लेनी है, कुछ भी नहीं है। ऑब्जर्वेशन सबसे पहले की जाती हैं, फिर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं और जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं उनमें से नताइज को अखज़ कर लिया जाता है। और क्यों? ताकि नेचर के मकसद क्या है सारा, कि जो कुदरत ने, अल्लाह ताला ने इतने खूबसूरत जो भी नेचर में चीज़ें काम कर रही हैं वो कैसे काम करती हैं, उनके क्या असूल है, उनको आप समझ सको, ठीक हो गया। अब ये बस आपने एक बार रीड दे लेनी है, इसमें कोई MCQ ना आ जाए। इसमें उन्होंने कहा है कि क्योंकि जब आपने अच्छे नंबर लेने हैं ना, तो आपने एक एक लाइन में MCQ देखना है कि कोई MCQ तो नहीं जैसे आ सकता, ठीक है। एंशिएंट टाइम में वो कहते हैं कि जो साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन थी ना, वो डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर क्लासीफाई नहीं की गई थी एज इट एग्जिस्ट टुडे, जैसा कि आज है। आज क्या है? साइंस की डिफरेंट ब्रांचेस बना दी गई हैं। आप आगे आप जाके पढ़ेंगे ज़ूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, लेकिन पहले ऐसे नहीं होता था। पहले सिर्फ एक साइंस ही होती थी खाली। और साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन जो थी ना, वाज इंक्लूडेड अंडर वन हेड साइंस। सारी की सारी साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन सिर्फ साइंस के अंदर पढ़ी जाती थी। जो कुछ था बायोलॉजी साइंस के अंदर, फिजिक्स साइंस के अंदर, केमिस्ट्री साइंस के अंदर, मैथ साइंस के अंदर, सब कुछ एक साइंस के अंदर ही स्टडी किया जाता था, ठीक हो गया।
विद द पैसेज ऑफ टाइम पे जैसे जैसे टाइम गुजरता गया साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड, साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन बढ़ती गई और ये जो साइंटिफिक नॉलेज है ना इतना ज़्यादा हो गया कि हमें इसको क्लासीफाई करना पड़ गया डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर। जैसा कि इसकी फिर साइंस की डिफरेंट ब्रांचेस बना दी गई, जैसा कि बायोलॉजी बना दी गई, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये साइंस की सारी ब्रांचेस हैं। ठीक हो गया, सही है। उसके बाद डॉक्टर अब्दुल सलाम हमारे पाकिस्तानी एक डॉक्टर हैं, अब उनको नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। ठीक है, ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि साइंटिफिक नॉलेज जो है ना इज़ द कॉमन हेरिटेज ऑफ द मैन काइंड। ये तो इंसानियत की विरासत में है, मतलब ये तो आपकी विरासत में आपको मिला हुआ है साइंटिफिक नॉलेज जो है ना, ये डॉक्टर अब्दुल सलाम का कहना है। तो ये आपने अच्छे से देख लेना है, ये एमसीक्यू देख के पूछ सकते हैं कि किसने कहा है, डॉक्टर अब्दुल सलाम। ठीक है, अच्छा अब हम बायोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। साइंस की एक ब्रांच हमने पढ़ी बायोलॉजी होती है। ठीक, फिजिक्स के आप और बुक में पढ़ेंगे, केमिस्ट्री की आपकी और बुक है, मैथमेटिक्स आपकी और बुक है। तो बायोलॉजी के बारे में हम ख़ास तौर पर डिटेल से पढ़ेंगे इस बुक के अंदर। बायो का मतलब होता है लाइफ मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या आ जाते हैं, सारे एनिमल्स आ जाते हैं, सारे प्लांट्स आ जाते हैं, वो सारे ऑर्गेनिज्म आ सकते हैं जो आपको आपकी इस आँख से नज़र नहीं आते, जिनके लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया। तो ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। ठीक है, बायो का मतलब होता है लाइफ और लॉजी मीन स्टडी। ठीक, तो बायोलॉजी का क्या मतलब हुआ, स्टडी ऑफ लाइफ, साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। कौन सी स्टडी, साइंस के लिहाज से आपने स्टडी करनी है लाइफ की। ठीक हो गया, अच्छा ये जो बायोलॉजी का वर्ड है ना, अब आपने ये याद रखना है, ये दो अल्फाज से आया हुआ है, ग्रीक वर्ड्स, क्योंकि एक तो लेटिन ज़बान भी होती है, ग्रीक भी होती है, तो ये ग्रीक वर्ड्स जो है ना वहाँ से बायोलॉजी का लफ्ज़ आया हुआ है। ठीक है, एक ग्रीक वर्ड है बायो, बायो का मतलब मैंने आपको बताया लाइफ होता है, और लोगोस का मतलब होता है थॉट, सोच विचार करना या रीजनिंग, दलाइल देना। तो बायोलॉजी में आप यही करते हो ना कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में सोच विचार करते हो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे काम करता है। हमें ही ले लो, जैसे कि इंसान है, इंसान कैसे काम करता है, कैसे खाता है इंसान, खाना इंसान का फिर कहाँ पे जाता है। अच्छा जैसा कि हमने इंसान के अंदर देखना है कि अच्छा इंसान अगर खाना खाता है तो खाना उसका कहाँ से पास करके जाता है, अच्छा इसोफिगस में जाता है, फिर स्टमक में जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, कैसे सब कुछ ये साइंस की स्टडी से ही मुमकिन हुआ ना, तो ये सब कुछ हम स्टडी करेंगे। ठीक है, इतनी तो आपने बायो की डेफिनेशन अच्छे से कर लेनी है। उसके बाद ये आप वैसे आगे से पढ़ो क्या लिखा हुआ है, इन द कोर्स ऑफ बायोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे, हम देखेंगे हाउ मैन हैज़ थॉट अबाउट लिविंग थिंग्स, कि इंसान ने लिविंग थिंग्स के बारे में कैसे सोचना शुरू किया। ठीक, अच्छा वो कहता है हम इसको क्यों पढ़ते हैं बायोलॉजी को, टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए, एंड अप्रिशिएट नेचर, और अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों को अप्रिशिएट करने के लिए, उनकी तारीफ़ करने के लिए। इट इज़ एसेंशियल, ज़रूरी है कि आप पढ़ें, क्या पढ़ें, कि वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो कैसे काम करता है, एंड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और उससे मुतल्लिका पहलू कौन कौन से हैं, ये सब कुछ आपने पढ़ना है साइंस के अंदर। जाहिर सी बात है अगर आपको पता ही नहीं होगा कि ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर अंदर क्या क्या है, क्या सेल्स हैं, क्या टिश्यूज़ हैं, स्टमक कैसे काम कर रहा है, लीवर कैसे काम कर रहा है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसका फंक्शन कैसा है, कुछ नहीं पता होगा तो आप कैसे कुदरत अल्लाह ताला की चीज़ों को समझ सकोगे और कैसे नेचर को अप्रिशिएट कर पाओगे, मुमकिन ही नहीं है। तो इसलिए इन तमाम को स्टडी करना ज़रूरी है, और वो तमाम चीज़ें हम स्टडी कहाँ करते हैं, बायोलॉजी में करते हैं। ठीक हो गया, इसके अलावा फिर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, इससे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है किसके बारे में, और रेमेडीज़, और हमें इलाज मिलता है इंसानी मसाइल का रिगार्डिंग हेल्थ, फूड, इन्वायरमेंट। ठीक है, ये सब कुछ साइंस की तरक्की की वजह से मुमकिन हुआ है ना कि आज हम इतनी बीमारियों का इलाज कर पाते हैं। ठीक हो गया, ये सारा उन्होंने लिखा हुआ है। वैसे बायोलॉजी की डेफिनेशन आपने अच्छे से कर लेनी है और इधर से साइंस की डेफिनेशन अच्छे से कर लेनी है, और ये वाला अच्छे से कर लेना है साइंटिफिक नॉलेज क्या है। ठीक है, बाकी सिर्फ रीड आउट कर लेंगे क्या लिखा हुआ है। अच्छा अब हम पढ़ते हैं डिवीजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। अभी जो बायोलॉजी है ना, बायोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी हो रही है। मैंने बताया लिविंग ऑर्गेनिज्म तीन ही तरह के हो सकते हैं, कौन कौन से, प्लांट हो सकते हैं, या एनिमल्स हो सकते हैं, या वो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं जो आपको माइक्रोस्कोप से नज़र आते हैं, आपकी इस आँख से आपको नज़र नहीं आते। ये तीन ही तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद है ना पूरी दुनिया में, अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें। ठीक है, अच्छा ज़ूलॉजी क्या है, द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी। ये बायोलॉजी की हमने तीन डिवीजन्स बना दी, एक एनिमल्स की स्टडी, एक प्लांट्स की स्टडी, और एक वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी। ये तीन स्टडीज़ हैं बस। ठीक है, ज़ूलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे, जू का मतलब क्या होता है, आप जू में जाते हो क्या देखते हो, चिड़ियाघर में जानवर होते हैं, सारे एनिमल्स होते हैं, तो ज़ूलॉजी में भी वही है, स्टडी ऑफ एनिमल्स। ये वो डिवीजन है बायोलॉजी की जो किससे डील्स करती है, स्टडी ऑफ एनिमल्स। इसमें आप एनिमल्स को स्टडी करते हो। ठीक हो गया, ये आपने अच्छे से देख लेना है। उसके बाद देखें बॉटनी क्या है, ये भी बायोलॉजी की डिवीजन है, लेकिन इसमें आप क्या देखते हो, प्लांट्स को स्टडी करते हो। ठीक हो गया, फिर तीसरी डिवीजन माइक्रोबायोलॉजी थी। माइक्रोबायोलॉजी में क्या है, ये भी डिवीजन ऑफ बायोलॉजी है, ये किससे डील करती है, माइक्रो मतलब माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। ठीक है, माइक्रो मीन स्मॉल, ऑर्गेनिज्म इतने स्मॉल ऑर्गेनिज्म जो कि आपको इस आंख से भी नज़र नहीं आते, माइक्रोस्कोप देखनी पड़ती है आपको, माइक्रोस्कोप से नज़र आएंगे वो ऑर्गेनिज्म, जैसा कि बैक्टीरिया, उनकी स्टडी को आप माइक्रोबायोलॉजी कहते हो। कुछ भी नहीं है, बायोलॉजी के डिवीजन्स में तीन डिवीजन्स आ जाती हैं, एक
जानवरों की स्टडी ज़ूलॉजी, पौधों की स्टडी बॉटनी, और एक बैक्टीरिया वगैरह की स्टडी जो आपको आम आँख से नज़र नहीं आते, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनकी स्टडी को माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। बस ये 3 डिवीजन्स है बायोलॉजी की। लेकिन वो कह रहा है कि इन डिवीजन्स को, ये जो 3 डिवीजन्स है ना, इनको हमने मज़ीद डिवाइड कर दिया है डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर। ठीक है, कौन कौन सी ब्रांचेज़ हैं वो देख लेते हैं आगे, हम डिटेल में देखते हैं सारी ब्रांचेज़ अगली वीडियो के अंदर। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। कोई आपको क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।